उत्तरी कमान के पूर्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं, भारतीय सेना आजादी के 2 महीने बाद ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लड़े गए कई युद्धों और संघर्षों में से पहली जंग लड़ रही थी। मैंने उन लड़ाइयों पर नजर डाली है जो जीती गई और जिन्होंने जंग के बाद भू रणनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया। इतना ही नहीं, इन लड़ाइयों में हासिल की गई जीत के जरिए भारत की सरहदों को आकार देने में अहम योगदान मिला। भारत की सरहदों पर जोर देना जरूरी है क्योंककि ज्यादातर युद्ध विवादित सीमाओं की वजह से ही हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयों का उल्लेख ना होने से पाठकों को झटका लग सकता है। 1962 की जंग पर विचार नहीं किया गया क्योंकि फोकस उन लड़ाइयों पर था जिन्हें भारत ने जीता। 1965 की हाजी पीर जंग भी प्रबल दावेदार थी, लेकिन वह यहां जगह पाने से चूक गई क्योंकि उससे हासिल इलाके को जंग के बाद वापस लौटा दिया गया था। अब चलते हैं निर्णायक लड़ाइयों पर। मकसद था पुंछ की रक्षा का। यह जंग साल 1947-48 की है। उरी पर कब्जे के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, जो बाद में ब्रिगेडियर बने, प्रीतम सिंह की अगुवाई में 2 बटालियनों ने हमलावरों से घिरे हुए पुंछ शहर में अपना रास्ता बनाया। स्थानीय लोगों की मदद से वे 1 साल तक अनेक मुश्किलों के खिलाफ डटे रहे। हवाई संपर्क स्थापित करने और हवाई मार्ग से आपूर्ति, बंदूकें, गोला बारूद पहुंचाने में भारतीय वायुसेना ने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। ब्रिगेडियर प्रीतम ने न केवल शहर की हिफाजत की बल्कि तकरीबन 45,000 की आबादी का सहयोग और भरण पोषण सुनिश्चित किया। उस अवधि के दौरान सेना और नागरिकों के बीच स्थापित मजबूत बंधन आज भी कायम है। अब बात 1947-48 में हुई शालटेंग की जंग की। पश्तून कबायली मिलिशिया ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के रियासत की सीमा को पार किया और झेलम घाटी के साथ साथ तेजी से आगे बढ़ी। हमलावरों को रोकने में असमर्थ महाराज हरि सिंह ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और भारतीय सेना की पहली यूनिट 27 अक्टूबर को श्रीनगर में हवाई मार्ग से उतारी गई। एक सिख के लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय और 4 कुमाऊं के मेजर सोमनाथ शर्मा के वीरतापूर्ण प्रयासों से हमलावरों को श्रीनगर हवाई क्षेत्र पर कब्जा करने से रोक दिया गया। भारतीय सेना ने 7 नवंबर को श्रीनगर से करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में शालटेंग में अपना पहला हमला किया। भारतीय वायुसेना के कारगर हवाई हमले की मदद से पैदल सेना और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ एक जोरदार आक्रमण करके हमलावरों को खदेड़ दिया गया। वे भाग खड़े हुए और भारतीय सेना ने उनका पीछा किया। 1 सप्ताह के भीतर उरी तक के इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया गया। कश्मीर घाटी मजबूती के साथ भारत के नियंत्रण में थी। आपको पता है ऑपरेशन बाइसन क्या था? अगस्त 1948 तक लद्दाख में हालात बहुत खतरनाक थे। स्कर्दू गैरिसन उनके कब्जे में चला गया था और लेह को उन्होंने घेर लिया था। पाकिस्तानी सैनिकों ने 11,600 फुट ऊंचे जोजिला, करगिल और द्रास पर कब्जा कर लिया था और श्रीनगर से लेह का रास्ता काट दिया गया था। सितंबर 1948 में 77 पैरा ब्रिगेड ने जोजिला पर पहला हमला बोला, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों को हटाने में नाकाम रहा। सर्दियां नजदीक थीं और स्थिति गंभीर बनी हुई थी। ऐसे में स्टुअर्ट टैंकों को तैनात करते हुए हमला करने का फैसला किया गया। टैंकों को गुप्त रूप से जम्मू से ले जाया गया। जोजिला का रास्ता साफ होने के बाद 1 नवंबर को बर्फबारी के बीच पैदल सेना, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ संयुक्त हमला शुरू किया गया। इस हमले ने पाकिस्तानियों को पूरी तरह से चौंका दिया था और कुछ ही घंटों में जोजिला उनके हाथ से निकल गया। इस कामयाबी ने द्रास और करगिल पर कब्जे का रास्ता तैयार किया और पाकिस्तानी स्कर्दू तक पीछे हट गए। लेह का रास्ता खुल गया था। इन 3 लड़ाइयों ने कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के मौजूदा भौगोलिक क्षेत्रों को निर्धारित किया। पुंछ, कश्मीर घाटी के कुछ हिस्से या लेह अगर आज पाकिस्तान के कब्जे में होते तो कल्पना की जा सकती है कि भारत की भू रणनीतिक चुनौतियां कितनी बड़ी होती। अब चलते हैं गवर्नर हाउस पर, गोलाबारी वाले किस्से पर। भारतीय सेना के लिए 1971 का युद्ध बेहतरीन समय था। उसने 2 हफ्तों में बांग्लादेश को आजाद करा लिया और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के आधिकारिक इतिहास के मुताबिक पूर्वी कमान को पूर्वी युद्ध क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाक सेना को नष्ट करने और चटगांव तथा चालना खुलना के प्रवेश बंदरगाहों समेत पूर्वी पाकिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा करने का काम मिला था। सैन्य लक्ष्य के तौर पर ढाका का उल्लेख नहीं था।
क्योंकि उसे पूर्वी कमान की क्षमता से परे माना गया था। 9 दिसंबर तक 4 कोर ने मेघना के पूर्वी तट को सुरक्षित कर लिया और खुद को मिले कार्य को पूरा कर लिया। हालांकि कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने मेघना के पार से सैनिकों को हेली लिफ्ट करने का आदेश दिया। 9 और 11 दिसंबर के बीच भारतीय वायुसेना ने 110 से अधिक उड़ानें भरी और उन्हें ढाका से बमुश्किल 60 किलोमीटर दूर उतारा और इस तरह पूरी 311 ब्रिगेड को एयरलिफ्ट किया। 14 दिसंबर को भारतीय तोपखाने ने ढाका के बीचों बीच अपना पहला गोला दागा। मेघना के पार और टैंगेल एयर ड्रॉप, सैनिकों को हवाई जहाज से उतारना एयर ड्रॉप का मतलब होता है, ने ढाका की उनकी मोर्चाबंदी को अस्त व्यस्त कर दिया। टैंगेल के उत्तर में 2 पैरा को एयर ड्रॉप किया गया और उसने पुंगली पुल पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड को अलग थलग कर दिया, जो ढाका की मोर्चेबंदी को सहारा देने के लिए दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। मेघना, हेली लिफ्ट और टैंगेल एयर ड्रॉप ने पूर्वी बंगाल में पाकिस्तानी सेना के पूर्ण आत्मसमर्पण की परिस्थितियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 MiG 21S और 4 हंटर से अंतिम प्रहार किया गया और ढाका के गवर्नर हाउस पर रॉकेट से हमला किया गया। इसमें उसके मुख्य हॉल की विशाल छत धराशायी हो गई। इससे पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर AM मलिक इतना घबरा गए कि उन्होंने आत्मसमर्पण तेज करते हुए कांपते हाथों से इस्तीफा दे दिया। पूर्वी पाकिस्तान को भारतीय नौसेना ने जब घेर लिया कि सब बहुत दिलचस्प है। बात है साल 1971 की। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत में भारतीय नौसेना ने उनके बंदरगाहों में पाकिस्तान की नौसैनिक संपत्ति को फंसाते हुए पूर्वी पाकिस्तान की जबरदस्त नाकाबंदी की। 3 दिसंबर को पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी विशाखापत्तनम तट पर बारूदी सुरंग बिछाने की कोशिश करते वक्त डूब गई। 4 दिसंबर से भारत के विमान वाहक पोत INS विक्रांत से सीहॉक और एलाइज विमानों ने चटगांव, कॉक्स बाजार, चालना और खुलना पर विनाशकारी हमले किए। 12 दिसंबर को फ्लीट कमांडर ने पूर्वी सैन्य कमान के फ्लैग अफसर कमांडिंग इन चीफ को सूचना दी, कोई व्यापारिक जहाज ऐसा नहीं है जिसका चटगांव बंदरगाह और आने वाले रास्ते में नाकेबंदी ना की गई हो या उसे अक्षम ना बना दिया गया हो। इस कामयाब नाकाबंदी बंदरगाहों की बर्बादी और पूर्वी पाकिस्तान से उनके भाग निकलने से रोकने में सफलता ने युद्ध के अंतिम नतीजे में अहम योगदान दिया। हालांकि जंग के बाद भारत की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेश के जन्म ने भारत और इसकी सुरक्षा के हिसाब से एक पूरी तरह से अलग रणनीतिक भूगोल तैयार कर दिया। निर्णायक लड़ाइयों में प्रतापपुर सेक्टर में ऑपरेशन का जिक्र जरूरी है। साल 1971 में हुए भारत पाक युद्ध का वक्त यह ऑपरेशन 3 लद्दाख स्काउट कंपनियों के साथ श्योक नदी के किनारे 18,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर अंजाम दिए गए। नुब्रा गार्ड्स कहे जाने वाले 500 स्थानीय मिलिशिया ने भी इसमें मदद की, जिन्हें जल्दबाजी में गठित किया गया था। भारतीय आक्रमण की अगुवाई मेजर चेवांग रिंचेन ने की थी। उन्होंने पूर्व में 1947 की जंग में 1 MVC और 1962 की जंग में सेना मेडल हासिल किया था। 8 दिसंबर से यह बल थांग गांव तक 22 किलोमीटर आगे बढ़ा। इसमें 18402 पॉइंट पर कब्जा शामिल था, जो उस वक्त की सबसे ऊंची चौकी थी। दुश्मनों की कार्रवाई में हमारे 3 व्यक्ति घायल हो गए थे और अत्यधिक ठंड की वजह से 45 लोग मारे गए थे। लेकिन मेजर रिंचेन ने POK 1971 में कब्जा किए गए सबसे बड़े इलाके से 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुक्त करा लिया। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर की चौकसी वाले साल्तोरो रेंज पर भारतीय सेना के कब्जे के बाद इस क्षेत्र के सामरिक महत्व का एहसास हुआ। 1971 में कब्जा किए गए इलाकों ने एक सुरक्षित दक्षिणी किनारा उपलब्ध कराया, जिससे साल्तोरो के पास भारत की रक्षात्मक स्थिति और मजबूत हो सकी। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को 4 कुमाऊं के कैप्टन संजय कुलकर्णी और 28 सैनिकों की साल्तोरो रेंज के बिलाफोंड ला में हेली लैंडिंग कराई गई। 3 दिन बाद लद्दाख स्काउट्स का एक अन्य समूह सियाला में उतरा। आमतौर पर सियाचिन सेक्टर कहे जाने वाले क्षेत्र पर इस तरह का भारत का भौतिक कब्जा शुरू हो गया। जान जोखिम वाली परिस्थितियों में और भारी मानवीय कीमत चुकाकर भारतीय सेना ने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कायम कर रखा है। सियाचिन के सामरिक महत्व पर अलग अलग विचार हैं। कई लोग इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संचालन को दूर की कौड़ी मानते हैं। वहीं अन्य लोगों का कहना है कि चीन और पाकिस्तान के बीच कोई भी सीधी सैन्य साजिश केवल इसी क्षेत्र में हो सकती है। अब इन तर्कों की हकीकत भले जो भी हो, लेकिन यह साफ है कि सियाचिन भारत के क्षेत्रीय नियंत्रण को एक अदम्य सरहद उपलब्ध कराता है।
भारत की निर्णायक लड़ाइयों में तोलोलिंग का जिक्र जरूरी है। करगिल जंग का वक्त साल 1999। एक चरवाहे ने 3 मई 1999 को करगिल सेक्टर में घुसपैठ और पाकिस्तानी सैनिकों की मौजूदगी की सूचना दी थी। अगले सप्ताह पूरे सेक्टर में कई जगह घुसपैठ की सूचना मिली। नियंत्रण रेखा LOC पर पाकिस्तान ने 130 चौकियां बना ली थी। पाकिस्तान का इरादा जोजिला से लेह तक के नेशनल हाईवे 1A को भारत से काटना था। उसे उम्मीद थी कि इससे दबाव में आकर भारत सियाचिन ग्लेशियर से हट जाएगा। 16,000 फुट ऊंचाई पर तोलोलिंग पर काबिज पाकिस्तानी सैनिक द्रास में NH 1A पर आवाजाही रोक सकते थे। 23 मई को तोलोलिंग की लड़ाई शुरू हुई और करीब 20 दिनों तक कुछ मीटर की दूरी पर भीषण लड़ाई चली, जिसमें 18 ग्रेनेडियर्स ने वहां बैठे दुश्मन को खदेड़ने का अभियान छेड़ा। 13 जून को तोलोलिंग पर कब्जा कर लिया गया। यह पहली निर्णायक लड़ाई थी जो करगिल जंग का अहम मोड़ साबित हुई।